बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवा चुका हूं, वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, हमें दो फंक्शंस गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। ये दो फंक्शंस हमें दिए हैं और हमने इन डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके भी 4 पार्ट्स हैं और इसके भी 4 पार्ट्स हैं। बड़े सिंपल से सवाल हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहां पर एक्स लिखा होगा हमने वहां पर ये नंबर पुट करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। पहले इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं हम। x की जगह -3 पुट करना है इसके अंदर। इस x की जगह -3 पुट करेंगे तो आ जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 दैट इज 8। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब x की जगह क्या पुट करना है? 0। इधर 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। ये भी सॉल्व हो जाएगा। बड़े सिंपल से सवाल है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। अब x की जगह x माइनस 2 पुट करना है। इस x की जगह x माइनस 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। स्क्वायर ओपन करते हैं, जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है इसका। ये सॉल्व होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट का ये आंसर आ जाएगा। अब a का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब x की जगह ये पुट करना है, यानी ये x की जगह हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट करना है। स्क्वायर पहले से ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। इस x की जगह मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा, लेकिन उसका स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब स्क्वायर ओपन करेंगे, जब स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी माइनस 1 एज इट इज। एक्स पावर 4 प्लस 9 6x स्क्वायर माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर, ये और ये प्लस 8। तो ये फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। चले अब बी फंक्शन, अब इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। वही वैल्यूज हैं, जहां जहां एक्स था वहां पर हमने वो डिफरेंट वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिए। अब फंक्शन ये है, अब इस x की जगह हमने बारी बारी ये नंबर पुट करना है और हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चले जी। अब -3 इधर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू -3x की जगह। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -6 प्लस 3 दैट इज स्क्वायर रूट -3। ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब x की जगह क्या पुट करना है? 0 इसकी जगह, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये √3 ही आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। अब x की जगह क्या पुट करना है? x माइनस 2। इस x की जगह x माइनस 2 पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट वैसे ही है। 2 इंटू x की जगह ये पुट करें x माइनस 2 प्लस 3। इसे सॉल्व करते हैं 2x हो जाएगा, 2 टू -4 प्लस 3। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 1। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड पार्ट का। ठीक है, चले जी। उसके बाद फोर्थ पार्ट, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3, उसी तरह इस x की जगह हम ये नंबर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3। इस x की जगह मैंने ये नंबर पुट कर दिया, बाकी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3। 2 3 आर 6, 6 प्लस 3 दैट इज 9। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास लास्ट पार्ट का भी। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। बड़े सिंपल से सवाल थे, हमें फंक्शन दिया था, हमने वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिए। सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है हमने। एंड सिंप्लीफाई वेयर,
और ये फंक्शन हमें दिया है, इस फंक्शन को यूज करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके 4 पार्ट्स हैं, अभी से मैंने 2 लिखे हैं, पहले इनको सॉल्व करें फिर आगे थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। बड़े सिंपल से सवाल हैं, ठीक है। हमें फंक्शन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 7। मुझे एक ये फंक्शन की वैल्यू चाहिए और एक ये फंक्शन की वैल्यू चाहिए। कैसे मिलेगी ये वैल्यू, x की जगह पुट करेंगे a + h, इस x की जगह मैं a + h पुट करूंगा यहां पर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4, x की जगह क्या आ जाएगा a + h - +7, यानी इस फंक्शन के अंदर पहले मैंने ये वैल्यू पुट कर दी यहां पर, ठीक है। उसके बाद f ऑफ a भी चाहिए, अब x की जगह a पुट करते हैं माइनस f ऑफ a, इसकी जगह a पुट करेंगे तो 4a + 7, ये चीज आ जाएगी। ये इस फंक्शन की वैल्यू और ये इस फंक्शन की वैल्यू, यहां पर हमने इसकी जगह a + h पुट किया और यहां x की जगह a पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय h। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4a + 4h + 7 एज इट इज -4a ±7 डिवाइडेड बाय h। 4a के साथ कैंसल, 7 के साथ कैंसल, तो यह आ जाएगा 4h/h, h के साथ कैंसल, तो ये आंसर आ जाएगा 4 के बराबर। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। बड़े सिंपल से सवाल हैं, जस्ट x की जगह पहले वैल्यू पुट करें उस फंक्शन के अंदर, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। अब आते हैं, ये सेकंड पार्ट में दिए f ऑफ x = sin x। अब इस x की जगह पहले मुझे ये नंबर पुट करना है इस x की जगह, तो साइन क्या बन जाएगा मेरे पास, sin a + h, ये आ जाएगा। इस x की जगह मैंने ये नंबर पुट किया sin a + h माइनस f ऑफ a, कैसे मिलेगा, इस x की जगह a पुट करेंगे तो ये आ जाएगा sin a डिवाइडेड बाय h। सिंपल, जहां पर x था पहले ये पुट कर दिया, जहां और दूसरा हमने ये पुट कर दिया x की जगह a। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये हम चैप्टर नंबर 10 के जाके अंदर फार्मूला पढ़ेंगे। अगर sin α - sin β हो विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos α + β डिवाइडेड बाय 2 sin α - β डिवाइडेड बाय 2, ये हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर जाके पढ़ेंगे। ये डिफरेंस से प्रोडक्ट के अंदर, वहां पर इसका मैं शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा फार्मूलों के कैसे याद रखा जाता है। अभी सिर्फ अब ये फार्मूला इसी तरह याद रखें, ठीक है। ये साइन माइनस साइन, ये अल्फा और ये बीटा, इसके बराबर हमने लिखना है, तो 1/h वैसे आ जाएगा। इसको आसानी के लिए बाय लिख देते हैं डिवाइजर की फॉर्म के अंदर, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 cos अल्फा + बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, a + h, बीटा की वैल्यू क्या है, a, अल्फा + बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है, a + h - a डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये वाला इसके ऊपर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2/h आ जाएगा। a + a कितना हो जाएगा, 2a + h डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये a और ये a कैंसल, तो साइन h/2, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकंड पार्ट का। थर्ड स्टार्ट करते हैं, चलिए बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये अब हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x³ + x² - 1। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हमें दो फंक्शंस की वैल्यू चाहिए, एक ये वाली और एक ये वाली। तो पहले इस x की जगह a + h पुट करेंगे। a + h इधर भी आ जाएगा, इधर भी। जहां पर x है वहां पर a + h पुट करना है आपने। तो ये a + h का क्यूब बनेगा और ये a + h का स्क्वायर बनेगा। तो यहां पर हम फॉर्मूला ओपन करेंगे a + h का होल क्यूब, वो हमें मालूम है, अगर नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। h a³ b³ 3ab
सॉरी 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम 9th क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, यानी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, और ये -1 वैसे ही आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, अच्छा मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली x की जगह पुट करके। अब a भी चाहिए f ऑफ a, जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर a पुट करेंगे हम। जब a पुट करेंगे तो यह आ जाएगा f ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब a² -1 एज इट इज। ये वैल्यू और ये वैल्यू आ चुकी है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके हम अपना आंसर निकालेंगे। तो f ऑफ a प्लस h की वैल्यू कितनी है, वो ये सारी की सारी लिखी है, हमने लिखनी पड़ेगी। ये आ जाएगी a क्यूब h³ प्लस 3a² h प्लस 3ah², ये आ जाएगी a² प्लस h² प्लस 2ah -1, ये चीज आ जाएगी। अभी ये इसकी वैल्यू मैंने लिखी है यहां पर, माइनस f ऑफ a की वैल्यू ये है मेरे पास। इनके साइन चेंज कर देने, क्योंकि ये माइनस है तो ये सबके साइन चेंज कर देगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, -a³ -a² प्लस 1, माइनस f ऑफ a था, सबके साइन चेंज कर दिए। अब ये सॉरी डिवाइडेड बाय h, क्योंकि मुझे इस नंबर को सिंप्लीफाई करना है, ऊपर वैल्यूज लिख ली, नीचे h के साथ डिवाइड करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्यूब के साथ कैंसल, और ये a² के साथ कैंसल, और ये 1 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी h³ प्लस 3a² h प्लस 3ah² प्लस 2ah डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब ये ऊपर टर्म्स बची हैं मेरे पास, ये आ जाएगी टर्म, ये और ये तमाम टर्म्स आती है, ऊपर से h कॉमन लेंगे और नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। तो h कॉमन आएगा हमारे पास, तो क्या रह जाएगा h² प्लस 3a² प्लस 3ah प्लस h प्लस 2a। जब h कॉमन लेंगे तो ये नंबर बचता है h और h कैंसल आउट, तो ये मेरे पास आ जाएगा h² प्लस 3a² प्लस 3ah प्लस h प्लस 2a। तो ये फाइनल आंसर आएगा हमारे पास थर्ड पार्ट का। फोर्थ स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमें f ऑफ x गिवन है टेंजेंट x के बराबर, तो पहले x की जगह ये पुट करेंगे यहां पर, तो ये मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट a प्लस h, और फिर a पुट करेंगे यहां पर, तो टेंजेंट a डिवाइडेड बाय h के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब h को थोड़ी देर के लिए बाहर लिख लेते हैं 1/h की फॉर्म के अंदर, क्योंकि मैंने टेंजेंट को स्प्लिट करना है। ये भी हम 10th चैप्टर के अंदर जाके पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। तो ये टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस की फॉर्म के अंदर, ये तो एंगल है, टेंजेंट क्या होता है साइन ओवर कॉस, ये आप 9th-10th क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। ये भी क्या होता है साइन ओवर कॉस टेंजेंट, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है, जब एलसीएम लेंगे तो 1/h एज इट इज, इसका एलसीएम दोनों कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, कॉस a प्लस h कॉस a, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो साइन a प्लस h मल्टीप्लाई होगा कॉस a, माइनस का साइन, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ कॉस a प्लस h साइन a, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर फॉर्मूला क्लोज होता है। हमने ये भी 10th चैप्टर के अंदर जाके पढ़ना है, बिकॉज साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये भी हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर जाके पढ़ेंगे। देखें 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, वो उसके साथ कंपेयर करें तो यही हमारे पास अरेंजमेंट बनती है, ये वाला नंबर, लेकिन वैल्यूज चेंज है बस। वो इसके बराबर है अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू ये है, इसे अल्फा मान ले और इसे बीटा मान ले तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1/h साइन का फॉर्मूला क्लोज होगा साइन
अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है ए प्लस एच, और बीटा माइनस ए की वैल्यू बीटा, डिवाइडेड बाय ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास कॉस ए प्लस एच कॉस ए के बराबर। ठीक है बच्चों, ये कैंसल आउट, तो क्या बच जाएगा जस्ट साइन एच, तो साइन एच आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एच कॉस ए प्लस एच कॉस ए के बराबर। तो यहां पर हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 स्टार्ट करने से पहले हमें इस टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसे रीड आउट इस तरह करते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x, यानी y एज ए फंक्शन ऑफ x। ये रीड आउट करने का तरीका होता है। अगर ये चीज समझ आ जाए तो फिर आपके लिए इन 3 पार्ट्स को सॉल्व करना इंतहाई आसान होगा कि आपने फंक्शन किस चीज का बनाना है। ठीक है, चलो जी, उसी को यूज करते हुए हमने फंक्शन जनरेट करना है, बनाना है इस सवाल के अंदर। वो क्या कहता है, द एरिया ए ऑफ ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसका जो एरिया होगा एज ए फंक्शन, यानी एरिया एज ए फंक्शन, किसका फंक्शन बनाना है, ऑफ इट्स पेरीमीटर, यानी हमने जो फंक्शन बनाना है पेरीमीटर का बनाना है। एरिया एज ए फंक्शन ऑफ पेरीमीटर ये बनाना है हमारा, ये टारगेट है, यानी ए इन टर्म्स ऑफ पी आंसर आना चाहिए हमारा। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो शेप है दैट इज स्क्वायर, और स्क्वायर हमें मालूम है स्क्वायर की हर साइड क्या होती है, सेम होती है हमारे पास। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे फर्ज भी कर लिया, लेट एक्स बी द ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक मेरे पास एरिया है, दूसरा मेरे पास पेरीमीटर है। ये भी हम छोटी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं, एरिया कैसे मालूम करते हैं, पेरीमीटर कैसे मालूम करते हैं। तो एरिया का जो फार्मूला होता है मेरे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, मुझे ये फंक्शन बनाने के लिए मुझे एरिया चाहिए और पेरीमीटर चाहिए पहले, फिर हमारा फंक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। लेंथ भी x है और विड्थ भी x है, यानी x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, इसे हम 1 कह देते हैं। ठीक है, हमने ये फंक्शन बनाने की कोशिश करनी है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास 4 टाइम्स लेंथ, लेंथ कितनी है हमारे पास 4x। अब मुझे एरिया एज ए फंक्शन ऑफ पेरीमीटर, अब फंक्शन किसका है p का, तो यहां से जो p है हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहां से x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो x किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 4 इधर आगे डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू p बाय 4। इसको पुट इन करना है 1 के अंदर, पुट इन 1, इसमें पुट करेंगे क्योंकि ये एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मींस p ओवर 4 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा p स्क्वायर बाय 16। देखिए एरिया एज ए फंक्शन ऑफ पेरीमीटर बन चुका है, तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, द सर्कमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सी, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कहलाता है हमारे पास। ठीक है, और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई आर के बराबर। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, आगे जाके जरूरत पड़ेगी। अब कहते हैं जो सर्कमफ्रेंस सी है एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी हमने सर्कमफ्रेंस सी को फंक्शन बनाना है किसका, एरिया का, यानी सी इन टर्म्स ऑफ ए हमने आंसर देना है। जैसे उसके अंदर किया इसी तरह इसको बनाएंगे हम, लेकिन फॉर्मूले यहां पर अप्लाई करेंगे सर्कल के। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ये होता है 2 पाई आर के बराबर। ठीक है बच्चों, और एरिया का फॉर्मूला भी हमें पता होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल जो है वो रेडियस पे डिपेंड करता है, तो रेडियस मैंने यहां पर आर फर्ज किया है, तो यहां से आर की वैल्यू एलिमिनेट करके इसमें पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहां से ये डिवाइड होगा आर स्क्वायर। ठीक है, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ पाई, यानी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनता है, इसको पुट करेंगे आर की वैल्यू इसमें पुट इन
1, जब 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास c बराबर आ जाएगा 2 पाई r की जगह ये रिप्लेस करेंगे, हम क्या रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर अब जरा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट पाई का स्क्वायर। इस पाई को अगर इस तरह लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, ये चीज आ जाएगी। स्क्वायर रूट को कंबाइन किया जा सकता है अगर मल्टीप्लाई हो तो, एक स्क्वायर रूट में लिख देते हैं पाई स्क्वायर इंटू ए ओवर पाई, ये पाई इसके साथ कैंसल, तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनली 2 स्क्वायर रूट पाई ए। तो फाइनल हमने क्या बनाना था, सर्कमफ्रेंस एज ए फंक्शन ऑफ एरिया, यही कहा था ना, सी यानी सर्कमफ्रेंस एज ए फंक्शन ऑफ एरिया। तो यहां पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हमारे पास स्टेटमेंट है द सरफेस एरिया एस ऑफ ए क्यूब, यहां पर हमारे पास जो शेप है वो क्यूब है और हमें मालूम है क्यूब की हर साइड सेम होती है। तो मैंने यहां पर लेट एक्स बी द ईच साइड ऑफ ए क्यूब, यानी क्यूब की हर साइड एक्स है हमारे पास। ठीक है, ये मेरे पास क्यूब है। अब हमने क्या करना है, ये जो एस है सरफेस एरिया एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम यानी वी, हमारा टारगेट है एस एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम बनाना है। ये काम करना है, इसके अंदर हमें सरफेस मालूम करना पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब, 6 टाइम्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये आ जाएगा 6 एज इट इज, लेंथ और विड्थ सेम है, x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सॉरी यहां पर सरफेस की बात कर रहे हैं एस की, इसको जरा करेक्ट कर लें क्योंकि जो एरिया की रिप्रेजेंटेशन है वो एस के साथ की है, तो एस की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी सरफेस एरिया की। दूसरी किस चीज की बात कर रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमें पता है क्यूब का, कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इनटू हाइट। तो तीनों की चीजें सेम है, लेंथ भी x है, विड्थ भी x है और हाइट भी x है हमारे पास। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x का क्यूब विच इज इक्वल टू v वॉल्यूम। वॉल्यूम मेरे पास आ चुका, लेकिन हमने सरफेस एरिया यानी s एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम बनाना है हमने, तो यहां से हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की। तो ये कैसे आएगी मेरे पास, इसका क्यूब रूट लेंगे, तो ये क्यूब रूट लेने से मेरे पास x की वैल्यू ये बनेगी, क्यूब रूट लेंगे तो x की वैल्यू v की पावर 1/3। अब इसको इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया एज ए फंक्शन ऑफ v। तो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं इसे, स्पेस कम है मेरे पास, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप यहां से पुट इन 1, जब 1 में पुट करेंगे तो सरफेस एरिया S इज इक्वल टू 6 टाइम x का स्क्वायर है, लेकिन x की वैल्यू क्या है, v की पावर 1/3 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे पावर्स को तो यह आ जाएगा 6 टाइम्स v की पावर 2/3। तो यहां पर हमारा c पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सरफेस एरिया एज ए वॉल्यूम फंक्शन बन चुका है, यानी s इन टर्म्स ऑफ v। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g। हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है फंक्शन g की। हमें डिफरेंट पार्ट्स गिवन है और उसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। डोमेन और रेंज होती क्या, पहले इसे सिंपल एक लाइन के अंदर समझ लेते हैं। डोमेन इनपुट ऑफ ए फंक्शन और जो रेंज होती है वो हमारे पास आउटपुट ऑफ ए फंक्शन। हमें कोई फंक्शन दिया हो उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते चले जाएं, जो वैल्यूज पुट करेंगे वो डोमेन कहलाती है। अगर हमारे आंसर्स आते चले जाएं वैल्यू पुट करने से, वो आउटपुट यानी रेंज कहलाती है हमारे पास। सिंपल ये है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास फर्स्ट पार्ट ये गिवन है, ये बेसिकली ये मेरे पास फंक्शन गिवन है, इसकी मुझे डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन जब भी आ जाए उसकी डोमेन और रेंज सेम होती है, ठीक है, क्योंकि हमने जो सेट यूज करना है सेट ऑफ रियल
सेट ऑफ रियल नंबर की मदद से हमने डोमेन और रेंज बतानी है हर फंक्शन जो हमें दिया होगा। ठीक है, वो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको बताना है हम किस तरह डोमेन और रेंज की अप्रोच को यूज करते हैं। ठीक है, डोमेन यानी एक्स का एलिमेंट, एक्स की वैल्यूज पुट करते चले जाएं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे रैशनल हो चाहे इररेशनल। देखिए ये मेरे पास एक फंक्शन है लीनियर, ये आपको मालूम है ये लीनियर फंक्शन है और इसकी पावर 1 है। जब x की पावर 1 हो तो लीनियर फंक्शन होता है, ये हमें मालूम है। डोमेन और रेंज मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन हमें समझ भी आनी चाहिए कैसे मिलती है। देखिए अगर चाहे मैं नेगेटिव नंबर लेता हूं, चाहे मैं पॉजिटिव लेता हूं, चाहे रैशनल लेता हूं, चाहे इररेशनल, जब मैं इस g में 1 by 1 x की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिलते चले जाएंगे, आंसर मेरे आते चले जाएंगे। यानी -2 पुट करूंगा इसके अंदर तो 7 आंसर मिलेगा, -1 पुट करूंगा इसके अंदर आंसर 6 मिलेगा, जब मैं 0 पुट करूंगा 5 मिलेगा, 1 पुट करूंगा तो 4 मिलेगा। 1/2 रैशनल भी लें, ये तो मैंने इंटीजर्स लिए, रैशनल लिया तब भी आंसर आ रहा है, इररेशनल लिया तब भी आंसर आ रहा है। जब आपके पास वैल्यूज पुट करने से चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो आंसर आते चले जाएं तो उसकी जो डोमेन और रेंज होती है ना उस फंक्शन की, सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होती है। ठीक है, तो यहां पर जो डोमेन होगी आपने याद रखना है सेट ऑफ रियल नंबर्स। दो तरीके होते हैं लिखने के, एक ये तरीकाकार होता है और एक ये तरीकाकार होता है, यानी -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तमाम नंबर्स इनपुट करते चले जाएं, आपको आंसर यानी आउटपुट मिलती चली जाएगी। आंसर नेगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। अभी मैंने जस्ट कुछ वैल्यूज ली थी और इसकी डोमेन और रेंज सेम होती है, ये याद रखिएगा। लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज सेम होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स। बस एक लाइन के अंदर इसको रट्टा मार लें, याद कर लें आप। ये लीनियर फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं एक और फंक्शन हमें दिया है, लीनियर तो है अंदर लेकिन ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है मेरे पास। अगर लीनियर का स्क्वायर रूट हो तो पहले हम डोमेन कैलकुलेट करेंगे। अगर इधर मैं x की वैल्यू -3 पुट कर दूं ना तो मेरा आंसर नहीं आता। देखो जरा, -3 पुट करूं तो -1 कैलकुलेटर पे अनडिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर नहीं, वो कंप्लेक्स नंबर्स में हम चले जाते हैं। हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स के हद तक रहना है। ठीक है, जब भी आपके पास लीनियर का स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए तो हमने डोमेन को कैसे कैलकुलेट करना है, एज ये जो अंदर वाला नंबर है ये वाला, इसको हमने x+2 ग्रेटर और इक्वल 0 यानी एज g ऑफ x इज डिफाइंड से मुराद होगा वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इस इंटरवल के अंदर, यानी x+2 इज ग्रेटर देन 0। अगर ये आंसर पॉजिटिव होगा तो हमारा आंसर लाजमी आएगा, अगर ये लेस देन होगा 0 तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे मैंने यहां पर लिखा, हमें एग्जिस्ट चाहिए, जहां पर एग्जिस्ट करेगा वही हमारी डोमेन होती है। ठीक है, जहां पर हमारा आंसर आए x की वैल्यूज पुट करने से। चले जी, जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए स्क्वायर रूट, लीनियर स्क्वायर रूट, आपने ऐसे सोल्व करना है, इस वाले नंबर को ग्रेटर देन 0 रखना है। जब इसे ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2, यानी -2 से बड़े जितने नंबर्स होंगे उस पर आंसर हमारा लाजमी आएगा। जरा देखें, अगर एक मैं रियल लाइन ड्रॉ कर लूं आपके लिए और आसानी हो जाएगी, -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी, दरमियान में क्या होता है 0, इधर पॉजिटिव नंबर और इधर नेगेटिव नंबर। नंबर क्या है हमारे पास -2, वो यहां पर होगा। -2 से ये तमाम नंबर, इस पे आंसर हमारा आ जाएगा। जो मर्जी नंबर ले इधर से, -2 से बड़ा नंबर आंसर एग्जिस्ट करता है। तो अगर थोड़ा सा भी पीछे आए -3, जैसे मैंने उधर बताया आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये आंसर नहीं आता ये वैल्यूज पुट करने से, -2 से लेस देन। ठीक है, अब डोमेन को कैसे लिखना है, बड़ी सिंपल सी तरीकाकार आपको बताता हूं। तो ये डोमेन आ जाएगी हमारे पास इस फंक्शन की, जब हमने डोमेन लिखनी है वो इसके मुताबिक लिखेंगे, ये मैंने अंडरलाइन किया ना, हमारा आंसर आएगा x ग्रेटर इक्वल -2, -2 से बड़े, -2 से बड़े कहां तक चल रहे हैं हम, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी -2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारा आंसर लाजमी आएगा।
और जो इन्फिनिटी होता है उसे ओपन रखना होता है, ये ओपन ब्रैकेट होती है, इन्फिनिटी शामिल नहीं होता, इसको याद रखना है। और यहां पर इक्वल का साइन है, ये वाली लाइन, अगर इक्वल का साइन हो तो बड़ी ब्रैकेट यूज करनी है, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। अगर इक्वल का साइन नहीं होता, जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे होता, तो फिर हम छोटी ब्रैकेट यूज करते, लेकिन यहां पर इक्वल का साइन है, डोमेन जो हमारा आंसर आएगा, यानी -2 पुट करने से आंसर 0 आता है, -3 पुट करने से आंसर नहीं आएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर। तो ये डोमेन आ जाएगी हमारे पास इसकी। अब रेंज बड़ी सिंपल सी तरीका है, आपको बता देते हैं। रेंज क्या होती है? आउटपुट। ये इनपुट आ चुकी है, आउटपुट कैसे कि जब -2 को इधर पुट करें, -2 को इधर पुट करें तो -2 + 2 कितना होता है? 0। तो मेरी जो आउटपुट मिलेगी, इसको इनपुट करने से मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0। इनपुट करने से आउटपुट क्या मिलेगी? 0। और ये पुट करने से इन्फिनिटी ही रहती है, तो ये मेरे पास रेंज आ जाएगी। तो ये तरीकाकार होता है डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने का इस फंक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा, नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है g ऑफ x, वो पीस वाइज है, यानी 2 हिस्सों में दिया है। ऊपर वाला भी लीनियर है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड जो नीचे वाला वो भी लीनियर है, लेकिन यहां पर जो डोमेन डिफाइन की गई है फर्स्ट फंक्शन की वो ये है, सेकंड फंक्शन की डोमेन ये है। यानी हमने -2 से छोटे छोटे नंबर लेने हैं, वो इसके अंदर पुट करने हैं, और -2 से बड़े नंबर जो लेने हैं वो इसके अंदर पुट करने हैं, और हमें डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। क्या तरीका कर रहा? पीस वाइज फंक्शन का। जब पीस वाइज फंक्शन आ जाए तो हम इन इनइक्वालिटीज को यूज करते हैं डोमेन बनाने के लिए। डोमेन हम उन इनइक्वालिटीज को यूज करेंगे। तो नंबर क्या है? -2, दरमियान में तो 0 है, यहां पे -2 होगा, -2 से छोटा ये वाला हिस्सा, ये मेरे पास फंक्शन होगा g ऑफ x + 7, यानी ये फंक्शन यूज करेंगे इस इंटरवल के अंदर। -2 से छोटा x लेस देन -2, और यहां पर हम यूज करेंगे 4 - 3x, यानी इस इंटरवल, इधर से जो x की वैल्यू लेनी वो इस इंटरवल से लेनी है, इधर से जो x की वैल्यू लेनी वो इस इंटरवल से लेनी है। पीस वाइज फंक्शन है हमारे पास 2 हिस्सों में। ठीक है, अब डोमेन लिखनी है हमने। अब देखिए, डोमेन का पहला हिस्सा ये है, क्योंकि लीनियर है, लीनियर में वैल्यूज पुट करते चले जाओ, आंसर आते चले जाते हैं। कहीं पर भी ऐसा नंबर नहीं होता जहां पर हमारा आंसर आता ही ना हो। ठीक है, तो पहले हिस्से की डोमेन यही बनेगी, वैल्यू पुट करें आंसर मिलेगा। तो ये इंटरवल कहां से कहां तक है जी? पहला हिस्सा -∞ से -2, अलग अलग लिखनी है अभी डोमेन। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन की, यानी -∞ से -2, और इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन हो तो मैंने बताया बड़ी ब्रैकेट यूज करनी है आपने। तो ये पहले फंक्शन की डोमेन आ गई हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये सेट लिख रहे हैं, एक ये भी फंक्शन है, यूनियन की फॉर्म में लिखेंगे हम। -2 से कहां तक चलेगी दूसरे हिस्से की डोमेन? इन्फिनिटी। तो ये x ग्रेटर देन -2 से लेकर इन्फिनिटी। यहां पर इक्वल का साइन ही है तो छोटी ब्रैकेट, अगर इक्वल का साइन हो तो बड़ी ब्रैकेट, अगर इक्वल का साइन ना हो तो छोटी ब्रैकेट। ये फर्स्ट फंक्शन की डोमेन, ये सेकंड फंक्शन की डोमेन। क्योंकि हमने कंबाइंड आंसर देना तो सेट को यूनियन की फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। तो ये डोमेन आ गई हमारे पास पीस वाइज फंक्शन की, दोनों के दोनों लीनियर थे। अब आते हैं रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। रेंज क्या होती है? इनपुट करने से आउटपुट मिले, -∞ पुट करने से -∞ रहता है, वो आंसर चेंज नहीं होता, जैसा मर्जी फंक्शन हो। इन्फिनिटी पुट करने से इन्फिनिटी आता है, यानी इस -∞ को इस x की जगह पुट करेंगे तो -∞ ही रहता है। ठीक है, अब इनपुट -2 है, इसमें इनपुट करते हैं। जब इसमें इनपुट करेंगे हम 6 × -2 + 7, -12 + 7 दैट इज -5। तो आउटपुट क्या आई मेरे पास? यानी -2 पुट करने से इस फंक्शन में आउटपुट क्या मिली? 5, यानी इस -2 की जगह -5 बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, यूनियन। ठीक है, अब ये वाला जो -2 है ये सेकंड फंक्शन के अंदर पुट करना है, इसके अंदर। ठीक है, ये वाला -2 इसमें पुट किया था और ये वाला -2 इसमें पुट करना है, क्योंकि ये इसका इंटरवल है। ये इनपुट दे, आउटपुट चेक करें क्या मिलती है।
4 - 3 इंटू -2 सोल्व करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर बनेगा? 10। यानी ये छोटी ब्रैकेट है तो छोटी ही आएगी। इनपुट करने से आउटपुट क्या मिली? 10। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पुट करने से आंसर क्या मिलता है? इन्फिनिटी ही मिलता है। तो यहां पर ये डोमेन और रेंज आ जाएगी पीस वाइज फंक्शन की। ठीक है, तो एक चीज और नोट कर लीजिए, अगर ये नंबर सेम हो यूनियन के अंदर तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी इकट्ठा लिखा जा सकता है, क्योंकि अक्सर ये चीज एमसीक्यूज में भी आ जाती है। ठीक है, तो हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर ये नंबर सेम हो, ये सेम नहीं है, इसे हम इकट्ठा नहीं कर सकते, ये रेंज रहेगी। ये भी डोमेन लिख सकते हैं, वो भी डोमेन लिख सकते हैं, लेकिन ये बेटर है ताकि हमें आउटपुट भी निकालनी होती है, यानी रेंज। ठीक है, लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये फंक्शन गिवन है, अंदर लीनियर है लेकिन बाहर मॉडुलस है। ठीक है, आप मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर हो चाहे मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव नंबर हो, आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव नंबर आता है, नेगेटिव कभी नहीं आता। ठीक है, लेकिन अंदर जो फंक्शन है वो हमारे पास लीनियर है। तो लीनियर तो मैं बता चुका हूं, लीनियर फंक्शन अगर हो सिंपल, अभी मॉडुलस को भूल जाएं, डोमेन इसकी मदद से चेक करेंगे। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स मैंने आपको बताई थी, सिंपल, कुछ नहीं करना, यानी अंदर वाला फंक्शन जो मर्जी पुट करते चले जाए आंसर। इसी तरह एक्स की वैल्यूज नेगेटिव पुट करें पॉजिटिव पुट करें, आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। जैसा मर्जी नंबर पुट करें आपको आंसर लाजमी मिलेगा। ठीक है, तो पुट करने से हमारा आंसर ऐसी वैल्यू मिलती ही नहीं जिस पर आंसर हमारा आता ही ना हो। तो डोमेन जो होगी यहां पे लीनियर चाहे मॉडुलस है भाई, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही होती है इसकी डोमेन। ठीक है, अब इसकी रेंज से मुराद आउटपुट, चाहे इधर मैं नेगेटिव पुट करूं चाहे इधर मैं पॉजिटिव पुट करूं, आंसर क्या आना मेरा मॉडुलस का। ठीक है, मैं एक्स की डिफरेंट वैल्यूज लेता चला जाऊं, जैसे 1 - 5, आंसर क्या आएगा? -4, आंसर इज 4। मैंने एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, -4 मॉडुलस, आंसर क्या आएगा मॉडुलस का? पॉजिटिव 4। आंसर पॉजिटिव ही आना है। जब पॉजिटिव आएगा और मिनिमम नंबर क्या होगा? 5 पुट करने से मिनिमम 0 मिलेगा, 0 से नीचे तो हम आ ही नहीं सकते नेगेटिव नंबर्स की तरफ। तो इसकी जो रेंज होगी मॉडुलस की, याद रखनी, 0 से इंफिनिटी, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इसको पॉजिटिव नहीं बोलना, 0 से स्टार्ट हो, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स बोलना होता है। तो यहां पर हमारे पास फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, गिवन फंक्शन, हमें एक फंक्शन गिवन है और 2 कंडीशंस दी हैं हमें इस सवाल के अंदर। इन कंडीशंस को यूज करते हुए हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। हमें ये फंक्शन दिया है और पहली कंडीशन मैं यूज करूंगा पहले, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3, यानी इस x की जगह -2 पुट करेंगे, यहां पर और यहां पर -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब आ जाएगा। x की जगह पुट करने से a -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -3, यानी इसके अंदर मैंने जहां पर x था मैंने -2 पुट करके ये लिख दिया, और किसके बराबर वो? -3 के। अब इसको सॉल्व करते या था -8 के बराबर, ये आंसर आएगा a इंटू 4 -2b, ये 1 को उधर ले जाते हैं, बल्कि एक ही दफा लेके चलते हैं, -3 एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आंसर आएगा, ये बचेगा -4a -2b, और इसको सॉल्व करेंगे तो -7 -3, इसको उधर ले जाएंगे तो -4a -2b, ये उधर जाके प्लस होगा 7 -3 दैट इज 4 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आता है? -2 कॉमन लेंगे, 2a b प्लस b इज इक्वल टू 4। 2 नीचे आके क्या होगा? डिवाइड, जब 2 डिवाइड होगा 2a प्लस b, 4 डिवाइडेड बाई -2, तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 2a
प्लस बी इज इक्वल टू -2, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अभी मैंने इस कंडीशन को यूज किया है। अब इस कंडीशन को यूज करना है, जहां जहां पर x लिखा हुआ वहां पर हम -1 पुट करके 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास 0 के बराबर है। एंड f ऑफ -1 किसके बराबर है बच्चों? 0 के बराबर। जब -1 इधर पुट करेंगे तो -1 का क्यूब आता है हमारे पास, a -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1, ये क्या आ जाएगा? +1 किसके बराबर आ गया? 0। यानी जहां पर x था वहां पर हर जगह मैंने -1 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1, ये तो आंसर 1 के बराबर ही आएगा, -b + 1 इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इधर से क्या आएगा कॉमन? -a + b किसके बराबर आ गया? 0 के। 0 माइनस को डिवाइड कर दे या मल्टीप्लाई, तो a + b किसके बराबर आ गया? 0 के। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बल्कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, a + b आ गया, यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a किसके बराबर आ जाएगा? a इज इक्वल टू -b, इसे सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। अब इन दो इक्वेशंस की मदद से हम अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब a की वैल्यू -b इसमें पुट करते हैं। जब -b इधर पुट करेंगे, पुट इन 1, जब 1 में पुट करेंगे तो 2 a की जगह -b, 2a की जगह -b, जब -b पुट करेंगे तो यह जाएगा +b इज इक्वल टू -2, -2b + b -2, -b इज इक्वल टू -2, ये कैंसल आउट, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर आंसर आ गया b का। जब b की वैल्यू आ जाए इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें a का आंसर b मिल जाएगा, तो पुट इन 2। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है? 2, लेकिन ये -2, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। हमने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा तरीका अगर आपको बताऊंगा, जब भी आपके पास इस टाइप का फंक्शन आ जाए, ऊपर भी लीनियर और नीचे भी लीनियर फंक्शन आ जाए रैशनल फॉर्म के अंदर, तो ये तरीकाकार होता है डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का। दो तरह से लिखते हैं, एक ये है और एक ये तरीकाकार है, लेकिन आपकी बुक के अंदर आंसर इस तरह दिया हुआ, तो मैं इसको यहां पर इस मेथड को फॉलो करूंगा। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार, आपको बड़ी आसानी से डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना आ जाएगी। इस तरीके से भी डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो आंसर दिया ना क्वेश्चन नंबर 9 का, वो इसी मेथड से है। सेम चीज है लेकिन लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है डोमेन और रेंज को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये फंक्शन है, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर। जब भी आपके पास ऊपर और नीचे लीनियर फंक्शन हो, वो इस टाइप का फंक्शन होता है, यानी ax + b/c x + d। तो सबसे पहले आपने इसके साथ कंपेयरिंग किया करनी, a b c और d की वैल्यू फाइंड आउट किया करनी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? x का कोएफिशिएंट दैट इज 1, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ जाएगी हमारे पास, c की वैल्यू क्या आ गई? -1, और d की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 3। तो पहला काम ये करना है, जब भी इस टाइप का फंक्शन आ जाए, इसके साथ कंपेयर करके ABCD की वैल्यूज फाइंड आउट कर ले। अब ये डोमेन का फार्मूला है और ये रेंज का फार्मूला है, जस्ट वैल्यूज पुट करें और आपको डोमेन और रेंज मिल जाएगी, ठीक है। चलो जी, -∞ से -d/c, d की वैल्यू मेरे पास कितनी है? दैट इज 3, -3/1, -1 के बराबर, ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई, ठीक है। यूनियन -d/c, -d की वैल्यू 3, c की वैल्यू -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। बस इसको सॉल्व करें तो हमें डोमेन मिल जाएगी। तो यह आ जाएगी -∞ से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये डोमेन आ जाएगी इस फंक्शन की। इस मेथड से भी आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जाके ये पढ़ लेंगे हम, ये मेथड भी, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं रेंज। रेंज के लिए ये फॉर्मूला है, -∞ से a/c, a की वैल्यू कितनी है? 1, और c की वैल्यू भी कितनी है? -1,
ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास यूनियन, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1 इंफिनिटी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 से पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये रेंज आ जाएगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की, ये डोमेन और ये रेंज। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, इसी मेथड को फॉलो करें, फॉर्मूला यूज करें और आपको डोमेन और रेंज मिल जाएगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है अ स्टोन फॉल फ्रॉम हाइट 60 मीटर, यानी 60 मीटर की हाइट से स्टोन को फॉल किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ये टोटल हाइट मेरे पास 60 मीटर है जहां से पत्थर को फेंका जा रहा है। आगे कहता है ऑन द ग्राउंड द हाइट h, हाइट को किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा है h, आफ्टर x सेकेंड, यानी सेकेंड यानी टाइम पीरियड x के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, ये हमें फंक्शन बना के दे दिया है। यानी इस फंक्शन को यूज करते हुए हमने क्या पूछा उसने आगे, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन, हाइट ऑफ स्टोन क्या होगी अगर 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड। ये 60 मीटर की हाइट से पत्थर फेंका जा रहा है। वो कहता है आफ्टर 1 सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आफ्टर 1.5 सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर करेगा और आफ्टर 1.7 कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी हाइट कवर करेगा, ये हमने बताना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। हमें ये फंक्शन दिया है, जैसे आप देख भी सकते हैं ये वाला फंक्शन 40 - 10 x², हाइट हमें गिवन है। आगे आफ्टर 1 सेकेंड यानी x की वैल्यू 1 पुट करें इसके अंदर, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 30 मीटर हमें हाइट मिलेगी, यानी 1 सेकेंड बाद पत्थर नीचे 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकेगा। आगे सेकेंड पार्ट x की वैल्यू कितनी है 1.5 और 1.5 इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं जहां पर x लिखा हुआ है, 40 एज इट इज आ जाएगा, 10 भी एज इट इज आ जाएगा, इस x की जगह क्या आ जाएगा 1.5 और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमें 17.5 इसका आंसर मिलेगा सेकंड पार्ट का। सिंपल सा सवाल है, जस्ट x की वैल्यूज पुट करनी है फंक्शन के अंदर जो हमें फंक्शन दिया है। अब थर्ड में h की वैल्यू की कितनी है 1.7, यानी 1.7 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस, कितनी हाइट कवर कर लेगा वो। 1.7 को इधर पुट करना है, 40 - 10 इंटू एक्स का स्क्वायर, वो मैंने पुट कर दिया x की जगह 1.7। जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगी आफ्टर 1.7 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, 1 सेकेंड के बाद ये हाइट आई, 1.5 के बाद ये हाइट आई और 1.7 सेकेंड के बाद ये हाइट हमें मिली, क्योंकि ये 60 है, यहां से लेकर यहां तक 60 मीटर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक, ये जो पत्थर है ये वाला जमीन के साथ कब टकराएगा, जब जमीन के साथ टकराएगा तो हाइट क्या हो जाएगी उसकी 0। हाइट को 0 रख के हमने बताना कितना उसने टाइम लिया नीचे आने में, जमीन को छूने में, ये बताना है। एच ऑफ एक्स हाइट 0 रखेंगे और हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि एच ऑफ एक्स ये हमें फंक्शन सवाल के अंदर दिया था, इधर मैंने लिख लिया 40 - 10 x², ये इधर आके पॉजिटिव, 10 नीचे आके डिवाइड, ये कैंसिल होगा 4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, x = 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद ये हाइट कवर कर लेगा 60 मीटर की। और यहां पर x -2 नहीं लेना क्योंकि टाइम हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है कंसीडर द फंक्शन, ये हमें फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन की मदद से हमने इन तीनों पार्ट्स के आंसर बताने हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमसे उसने क्या पूछा है, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज, यानी हमने डोमेन और रेंज बतानी है इस फंक्शन की। चलिए जी सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। f of x बराबर है 3x - 5, ये एक लीनियर फंक्शन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करवाया वैसे ही है, ये भी लीनियर है लेकिन शेप थोड़ी सी डिफरेंट होगी हमारे पास। जब भी लीनियर फंक्शन हो, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट आपने उसकी डोमेन और रेंज याद रखनी है। उसकी जो डोमेन और रेंज होती है वो सेम होती है, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी -∞ से +∞। इसकी भी
माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, डोमेन और रेंज ऑलवेज सेम, लीनियर फंक्शन, लीनियर की पहचान क्या होती है, एक्स की पावर क्या होगी 1 के इक्विवेलेंट होती है, और ये हमें मालूम है, आपने इसे याद रखे, अब आपको डायरेक्ट चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये जो फंक्शन दिया है इज द फंक्शन f11, अब यहां पर 1 ये अब क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर फंक्शंस की टाइप मैंने पढ़ाई थी आपको, 1 हो जाए, ऑन टू हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए, इंजेक्टिव फंक्शन, ये तमाम डेफिनेशन आपको मैं क्लास 9 के अंदर पढ़ा चुका हूं। आपको मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी चैप्टर नंबर 3 के अंदर, डेफिनेशन समझ लें, ये चीजें और भी आसान होगी। अब हमने इसको कैलकुलेशन वर्क से बताना है कि 1 है या नहीं। क्या तरीकाकार होता है, कोई भी अगर आपको फंक्शन दिया हो, अगर उसे हमने चेक करना है कि वो 1 है, चले जी 411, अगर 411 चेक करना है, एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2 को बराबर रख के हम साबित करेंगे कि x1 और x2 का आंसर सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ जाए तो वो फंक्शन 1 होगा, ठीक है। अब मुझे ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5, अब x की जगह x1 पुट करता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा, इस x की जगह x1 3x1 माइनस 5 इज इक्वल टू, अब x की जगह क्या पुट करना है x2, इस x की जगह x2 पुट करते हैं, 3x2 माइनस 5। इसको सोल्व करने से हमने ये इक्वल साबित करना है, अगर ये साबित हो गया तो इक्विवेलेंट 1 होगा, ठीक है। चलिए जी सॉल्व करते हैं। ये प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 5, इसको मैं इधर ही रख रहा हूं 3x2 माइनस 5 प्लस 5, ये कैंसल आउट, 3x1 3x2, 3 डिवाइड होगा उधर जाके तो x1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 3x2, ये कैंसल आउट तो x1 बराबर x2, ये सेम आ चुका। यानी इस कंडीशन को यूज करें, इक्वल रख के, अगर ये आंसर सेम आ जाए तो 1 होता है। आगे उसने कहा था जस्टिफाई योर आंसर, वो बता तो दिया है, उसकी रीजनिंग लिखनी है हमने साथ साथ, बस रीजनिंग लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यस, ये मैंने इन वर्ड्स के अंदर लिख लिया, यस इट इज 1 बिकॉज इक्वल आउटपुट है, रख के हमने क्या साबित किया, इक्वल इनपुट, ये इनपुट होती है फंक्शन की, x1 और x2 इनपुट, आउटपुट सेम रख के हमने इनपुट सेम बना दी तो हमारा फंक्शन 1 होता है। तो यहां पर ये फंक्शन सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। इसमें उसने पूछा है इज द फंक्शन ऑन टू, पहले 1 पूछा, अब ऑन टू पूछा है। इफ कोडोमेन के बारे में अभी मैं बताता हूं, इस ऑल रियल नंबर्स, क्या कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स है, जरा पॉइंट को समझने हैं। अब फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस वाई, ठीक है, ये फंक्शन गिवन है। अब हमने ऑन टू कैसे चेक किया करना है, हमें मालूम है फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन किसके साथ होती है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की जगह आप y लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज आ जाएगी। अब यहां से मैंने x की वैल्यू निकालनी है, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, y प्लस 5 3x, और जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। अब यहां पर पहले हमें y इन टर्म्स ऑफ x दिया था, अब x इन टर्म्स ऑफ y बन गया। जब भी ऑन टू फंक्शन चेक करना हो तो पहले इस तरह सिंप्लीफाई कर लें। अब यहां पर y इज अ लीनियर, अब जो मर्जी वैल्यू पुट करते चले जाएं, अभी मैंने आपको बताया ना वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, उसकी डोमेन और रेंज को डोमेन भी, जो मर्जी वैल्यू पुट करते चले जाए आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। कोई ऐसा नंबर हमें मिलेगा ही नहीं जहां पर y पुट करने से x का आंसर ना आए हमारे पास, ठीक है। फॉर ऑल y कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल y जो मर्जी लें बिलोंग्स टू रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर पुट करते चले जाएं, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट
यानी लाजमी एग्जिस्ट करेगा, जो मर्जी वैल्यू y की पुट करें x का आंसर आएगा ही आएगा। वो किसको बिलोंग करेगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स को। अगर ये इस तरह की स्टेटमेंट सेटिस्फाइड कर जाए, सच दैट, या इस तरह भी लिख सकते हैं, सच दैट इस x को इधर पुट करने से अगर आपका आंसर y के बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि वो ऑन टू फंक्शन है। इस x की जगह मैं ये नंबर पुट कर रहा हूं, x की जगह क्या आ जाएगा? y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, इधर रिप्लेस करते हैं, ये आ जाएगा 3x की जगह y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5, ये 3 के साथ कैंसिल, y प्लस 5 माइनस 5 ये कैंसिल, तो ये y के बराबर आ गया। अगर ये चीज y के बराबर बन जाए, इट्स मीन ये ऑन टू फंक्शन है। यस इट इज ऑन टू, यस इट इज ऑन टू फंक्शन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देते हो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ऑन टू फंक्शन, तो वह आखिरी लाइन के लिखनी है, वेयर कोडमेन इज अ रियल नंबर। जो कोडमेन होती है वो रियल नंबर, कोडमेन बेसिकली रेंज ही है। जो रेंज होती है वो सबसेट होती है कोडमेन का, आपने याद रखना है। जो रेंज होती है एमसीक्यूज में पॉइंट आ सकता है, इज अ सबसेट ऑफ कोडमेन। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, लेट r इंटू आर बी डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। हमें ये फंक्शन गिवन है और 3 पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में किया वैसे ही इसके अंदर हमने करना है। तो फर्स्ट पार्ट उसने हमसे पूछा है, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज, यानी इस फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज बतानी है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है ये हमारे पास। वहां पर मैंने डिटेल के साथ बताई कि डोमेन और रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ऊपर और नीचे लीनियर फंक्शन हो तो उसको आपने इसके साथ कंपेयर करना, ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी। इसके साथ कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है? कंपेयर करें तो 2 आती है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1, d की वैल्यू भी 1 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, पहले तो ये लेबल कर लें साइड पे, डोमेन और रेंज अगर इस फंक्शन की निकालनी है, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर। अब जब डोमेन लिखनी है, मैंने 2 तरीकेकार बताए थे, लेकिन इसके अंदर आपके जो बुक के अंदर आंसर है वो इस मेथड से दिया है। वो क्या तरीका है? सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस करना होता है हमने, माइनस डी बाय सी। सेट ऑफ रियल नंबर में से d बाई सी, तो d की वैल्यू क्या 1 और c की वैल्यू भी क्या 1, इसमें रिप्लेस करते हैं तो ये आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या एलिमिनेट करना है? -1 डिवाइडेड बाय 1, यानी d की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर में से हमें हमारा -1 पर आंसर नहीं आएगा, बाकी तमाम नंबर्स पर आंसर हमें मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन है। बेटा अब रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला दैट इज a/c। अगर इस टाइप का फंक्शन हो, रेंज फाइंड आउट करनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं रेंज फाइंड आउट करने के लिए। सो सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस करना होता है a/c। a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2 इसमें पुट की तो ये फाइनल रेंज आ जाएगी हमारे पास। यानी डोमेन पर हमारा -1 इनपुट पर आंसर नहीं मिलता। वो आंसर कौन सा नहीं मिलता? 2 आंसर नहीं आएगा हमारा आउटपुट का, बाकी तमाम नंबर्स हमें मिलते चले जाएंगे। तो ये सिंपल तरीका होता है इस तरह के फंक्शंस को डोमेन और रेंज मालूम करने का। ठीक है, चलो जी अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड। इसमें उसने पूछा है ये जो फंक्शन है ये वाला क्या ये ऑन टू है? चले जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करवाया वैसे ही लेके चलते हैं। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको y के बराबर लेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x - 3 ओवर x प्लस 1। इसको सोल्व कीजिए, इधर से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये इधर आके मल्टीप्लाई xy हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x - 3
मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो y प्लस 3 हो जाएगा, 2x माइनस ये इधर आगे माइनस हो जाएगा मेरे पास, x y प्लस 3 इज इक्वल टू, क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, 2 माइनस y बचेगा, ये 2 नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x किसके बराबर आ जाएगा, y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस y। ये फंक्शन बना मेरे पास x इन टर्म्स ऑफ y। जब x इन टर्म्स ऑफ y हो जाए ना, इसी से हम अंदाजा लगाएंगे कि हमारा ऑन टू है या नहीं। अब पिछला वाला तो सिंपल था, सिंपल लीनियर एक ही था, इसमें ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर। जब नीचे लीनियर आ जाए तो गड़बड़ करता है। अगर इधर मैं 2 पुट करूं, y की वैल्यू 2, आपने कैलकुलेटर्स पे चेक करना, अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट कर रहे थे, 2 प्लस 3 2 माइनस 2 5/0 अनडिफाइंड, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी ऑन टू के लिए, जब आप ये सॉल्व कर लें, y की जो मर्जी वैल्यू पुट करो हमें आंसर मिलते चले जाएं, लेकिन y की -2 के लिए आंसर नहीं आता। सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, बिकॉज इफ वी टेक, इफ y इज इक्वल टू 2, अगर y की वैल्यू 2 हो, इसमें पुट करें, देन जो x होगा डजेंट बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी y की तमाम वैल्यूज पुट करने से अगर हमें आंसर मिलते चले जाए तो वो ऑन टू होता है, लेकिन y की इस वैल्यू के लिए हमें आंसर नहीं मिलता, x का तो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, और एक और डेफिनेशन है कि कोडोमेन होनी चाहिए। यहां पर हमारी जो कोडोमेन है, जो रेंज है, कि वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, नहीं, सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं। अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स होना तो ये भी एक पहचान होती है कि वो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो ऑन टू होता है, लेकिन यहां पर सेट ऑफ रियल नंबर -2 हमने निकाल दिया स्टार्टिंग के अंदर, तो ये ऑन टू नहीं है। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें उसने कहा कि आपने साबित करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 है। 1 का आपको मैंने तरीकाकार बता दिया। हमने क्या लेके चलना था, एस एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, यानी ये दोनों बराबर रख के हमने क्या प्रूव करना होता है कि x1 बराबर x2। अगर ये साबित हो जाए, इसको बराबर रखने से ये सेम आ जाए, तो वो 1 होता है। ठीक है, ये फंक्शन दिया है जहां पर x लिखा हुआ है, पहले x1 पुट करते हैं, x1, तो उधर x1 पुट करेंगे, बेसिकली यही है 2x1 - 3 ओवर x1 + 1, यानी इस फंक्शन में जहां पर x था उसकी जगह x1 लिख दिया, इक्वल, अब 2 लिखते हैं x की जगह x2। अब इसको सोल्व करना और हमने अपना आंसर बताना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें इसको इसके साथ, 2x - 3 इंटू x2 + 1, 2x2 - 3 x1 + 1 मल्टीप्लाई करवाइए, 2x1 x2 इसको इसके साथ प्लस 2x1 - 3x2 - 3, ये चीज आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 2x1 x2 इसको इसके साथ प्लस 2x2 इसको इसके साथ -3x1 इसको इसके साथ -3। इन टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म्स एज इट इज रहेगी, 0 किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। अब देखिए यहां पर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सॉरी ये नहीं कैंसिल आउट होती, ये सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया था लेफ्ट साइड पे। अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, तो 5x1 आंसर आ जाएगा, -3x2 - 2x2 -5x2। ये नंबर को इधर ले आते हैं, 5x1 = 5x2, 5 को डिवाइड कर देते हैं, x1 5 डिवाइडेड बाय 5x2, 5 के साथ कैंसिल, x1 = x2। तो ये प्रूव्ड हो चुका हमारे पास, हमने साबित कर दिया
कि हमारी जो आउटपुट हमने सेम रखी थी आउटपुट, तो हमारी इनपुट भी क्या आ गई, सेम आ गई। अगर ये चीज सेटिस्फाइड कर दे तो वो फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है हमारे पास। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, कंसीडर द फंक्शन एफ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर टू सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। यहां पर डोमेन और को डोमेन हमें सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर दी है यहां पर। ठीक है, और फंक्शन ये गिवन है। आगे वो क्या कहता है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव, यानी इस फंक्शन को हमने साबित करना है कि ये बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाइड करवानी पड़ती है, जैसे मैंने यहां पर भी लिखी है, फॉर बाइजेक्टिव वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर वो 1 1 और ऑन टू हो हमारे पास तो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। तो दो काम करने इस सवाल के अंदर, दोनों कंडीशंस को हम प्रूव करेंगे। पहले 1 1 प्रूव करेंगे, फिर ऑन टू प्रूव करेंगे। तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन मैंने आपको बताई है कि हम जो आउटपुट्स होती हैं उनको इक्वल रख के एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और हमने साबित क्या करना था कि x1 इक्वल x2। अगर ये आंसर सेम आ जाए तो वो 1 1 होता है। ठीक है, चले जी, x1 की वैल्यू इधर पुट करते हैं, यहां पर ये फंक्शन है तो यह देखिए e की पावर माइनस x1, और फंक्शन की वैल्यू इधर भी पुट करें e की पावर माइनस x2, ये चीज आ जाएगी। यहां पर हम बोथ साइड्स नेचुरल लॉग लेंगे इसको खत्म करने के लिए, तो नेचुरल लॉग ऑफ e पावर माइनस x1, नेचुरल लॉग ऑफ e पावर माइनस x2। ये जो पावर होती है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, ये बैक साइड पे आ जाती है, तो ये आ जाएगी हमारे पास माइनस x1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e, ये भी बैक साइड पे आ जाएगी। लॉग की प्रॉपर्टी हमारे पास पावर मल्टीपल में आ जाती है, तो log e की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट होती है। किसके बराबर होती है, 1 के इक्विवेलेंट। तो माइनस x1 इंटू 1 माइनस x2 इंटू 1, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो x1 बराबर आ गया x2 के बराबर। 1 1 तो प्रूव्ड हो गया। दिस शोज दिस शोज एफ ऑफ एक्स इज 1 1, ये हमने कर दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप 4 ऑन 2 के लिए। किसके लिए, ऑन 2 के लिए। अब ऑन 2 के लिए चलते हैं। ऑन 2 के लिए तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया। ये जो एफ ऑफ एक्स है इसे y के इक्वल लेट कर लें। फंक्शन हमें क्या दिया है, ये दिया है, इसको y के इक्वल लेट कर ले, और यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें, जैसे मैंने पिछले सवालों के अंदर करवाया। x की वैल्यू कैसे आएगी, नेचुरल लॉग ले लें बोथ साइड्स, तो नेचुरल लॉग ऑफ e पावर माइनस x, ये मल्टीपल में आ जाएगी, तो नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e। तो नेचुरल ऑफ e की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो फाइनली यहां पर x किसके बराबर आ गया, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y। अब यहां पर हमारे पास जो कोडोमेन दिया वो ये दिया है, जीरो से डोमेन और कोडोमेन हमारे पास ये चीज है। अब हमारे पास अगर कोडोमेन और रेंज इक्विवेलेंट हो जाए तब भी फंक्शन हमारा ऑन टू होता है। लेकिन मैंने सिंपल मेथड से आपको करवाया, जब x की वैल्यू निकल है इन टर्म्स ऑफ y, तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, जीरो नहीं, जीरो पर हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, अनडिफाइंड होता है। लेकिन यहां पे ओपन ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, यानी जीरो शामिल नहीं है। अगर यहां पर जीरो होता ना तो फिर ये ऑन टू नहीं होना था फंक्शन, क्योंकि हमने जीरो से आगे लेना है, जीरो पर अनडिफाइंड आता है। पॉजिटिव रियल नंबर्स 1 2 3 जैसे मर्जी डेसिमल में भी लें आपको आंसर मिलेगा। यानी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, अब पॉजिटिव r लिखना है, r नहीं लिखना यहां पे, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, जो कि ये वाले नंबर होते हैं जीरो से बड़े जितने भी हो, जीरो ना नेगेटिव ना जीरो, उस पर आंसर नहीं आता हमारा। अब यहां से कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लें इस सेट में से, y की वैल्यू इसमें पुट करें तो x की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है। अब यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव्स भी आ रही है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर हमें जो डोमेन दी थी वो तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर थी,
تو یہاں پر تو یہ سیٹسفائڈ نہیں کرے گا, تو یہاں پر آپ کی اسٹیٹمنٹ انکریکٹ ہے, یا آر سے سیٹ آف یعنی ریئل نمبر ہماری ڈومین ہوگی اور پوزیٹو ریئل نمبر سیٹ آف پوزیٹو ریئل نمبر ہماری کو ڈومین ہو تو پھر یہ آن ٹو فنکشن بنتا ہے. تو اس کے مطابق اس کو کریکٹ کر لیجئے گا یہاں پر. تو اگر کوئی بھی پوزیٹو ریئل نمبر لیں تو پھر وہ نیگیٹو آنسر ہمارا آ جائے گا یہاں پر, ٹھیک ہے. اس میں پٹ کرنے سے تو فور آل ایکس belongs ٹو ریئل نمبر, تو ہماری جو ڈومین ہوگی وہ ریئل نمبر کو بلونگ کرے گی. کوئی بھی یہ کو ڈومین آ گئی اور یہ ڈومین ہمارے پاس آ گئی, یہ سیٹسفائڈ کر جائے تو ہمارے پاس وہ آن ٹو فنکشنل ہوتا ہے. ان ادر ورڈز یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کو ڈومین جو ہماری ہے اگر وہ رینج کے برابر آ جائے تو تب بھی ہمارا جو فنکشن ہوتا ہے وہ آن ٹو فنکشن ہوتا ہے. تو یہ جو فنکشن ای پاور مائنس ایکس ہوگا یہ ڈومین اور یہ کو ڈومین کے اوپر بنتا ہے, ٹھیک ہے. اسے کریکٹ کر لیجئے گا. تو یہاں پر ہمارا کوسچن نمبر 10 کمپلیٹ ہو چکا ہے, کیونکہ ہم نے بائیجیکٹو پروف کرنا تھا. ایک تو ہم نے 1 پروف کر دیا یہاں پر, اور یہاں پر ہم نے آن ٹو پروفڈ کر دیا. سو اٹ از آلسو آن ٹو فنکشن, ٹھیک ہے. ہینس پروفڈ ہو جائے گا ہمارے پاس کوسچن نمبر 10. نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں. چلے بیٹا لاسٹ کوسچن اٹمپٹ کرتے ہیں اس ایکسرسائز کا, کوسچن نمبر 11. ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے لیٹ جی بی اے فنکشن ڈیفائنڈ آن آر ٹو آر. ایک ہمیں فنکشن جی دیا ہے جو کہ ڈیفائنڈ ہے آر ٹو آر کے اوپر, اور آگے وہ کہتا ہے کہ ڈٹرمن اف جی آف ایکس از انجیکٹو اور سرجیکٹو. آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو فنکشن ہے انجیکٹو ہے یا سرجیکٹو. یہاں پر ہمارے پاس جو انجیکٹو سے مراد یعنی ہم نے 1 چیک کرنا ہے, اور سرجیکٹو سے مراد آن ٹو فنکشن. پہلے سوالوں کے اندر بھی ہم کر چکے ہیں, اس سوال کے اندر بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے, بٹ اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی ڈیفرنٹ آ گئی ہمارے پاس. اب انجیکٹو سے مراد 1. اب یہاں پر میں 2 میتھڈ سے اسے سولو کرواؤں گا انجیکٹو کو. ایک تو جیسے ہم پچھلے سوالوں کے اندر کرتے چلے آ رہے, کیونکہ یہ ہمارے پاس انجیکٹو فنکشن نہیں بنتا, اس کے لیے پھر میرے کاؤنٹر ایگزامپل بھی دینی پڑے گی ہمیں, اور ڈیفرنٹ جو کہ ایزیسٹ وے ہوتا ہے گرافیکلی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کسی بھی فنکشن کو کہ وہ انجیکٹو یعنی 1 ہے یا نہیں. کیونکہ آپ کی بک کے اندر ورٹیکل لائن ٹیسٹ لکھا ہوا ہے, ہوریزنٹل لائن ٹیسٹ نہیں ہوتا, کیونکہ جب ہمیں انجیکٹو چیک کرنا ہوتا ہے 1 تو ہم ہوریزنٹل لائن ٹیسٹ کو یوز کرتے ہیں. لیکن آپ کی بک کے اندر ورٹیکل لائن ٹیسٹ ہے, تو ورٹیکل لائن ٹیسٹ ہم یوز کرتے ہیں فنکشن ہے یا نہیں. لیکن اگر چیک کرنا فنکشن 1 ہے یا نہیں, اس کے لیے ہم ہوریزنٹل لائن ٹیسٹ یوز کرتے ہیں. یعنی میں دونوں میتھڈ آپ کو سمجھاؤں گا, جو میتھڈ آپ کو ایزی لگے آپ اسی میتھڈ کو فالو کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. چلے سٹارٹ کرتے ہیں. اب ہمیں معلوم ہے انجیکٹو کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, ایکول آؤٹ پٹ رکھ کے کیا ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ان پٹ کیا آنی چاہیے, ایکول آنی چاہیے. اگر یہ ہو تو وہ انجیکٹو ہوتا ہے یعنی 1 ہوتا ہے. چلے جی چیک کرتے ہیں یہ انجیکٹو ہے یا نہیں. یہ جی آف ایکس 1 جی آف ایکس 2 یہ میں نے آؤٹ پٹ ایکول رکھ لی, کیونکہ یہ فنکشن گیون ہے. اس میں پہلے x1 کی ویلیو پٹ کریں گے تو یہ ملے گا ہمیں جی آف x1, پھر x2 پٹ کریں گے اس کے اندر جی آف x2 ملے گا. یعنی جہاں پر x لکھا ہوا ہے ادھر x1 آ جائے گا یہاں پر اس فنکشن کی ویلیو, اور ادھر x2 آ جائے گا. اب اس کو سمپلیفائی کر کے ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے, چیک کرنا ہے کہ یہ ایکول آتے ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے. چلے جی سولو کرتے ہیں. ان ٹرمز کو ادھر لے آتے ہیں, x1 کا کیوب, یہ کیوب والی ٹرم میں اس کے ساتھ رکھ رہا ہوں, یہ ادھر آگے مائنس ہو جائے گی x2 کا کیوب مائنس 3x1, یہ ادھر آگے سائن چینج کرے گا پلس 3x2 از اکول ٹو 0. اب اس کے اوپر کیوب کا فارمولا لگانا ہے اے کیوب مائنس بی کیوب کا, تو یہ دے گا x1 مائنس x2 اور x1 کا اسکوئر پلس x1 انٹو x2 کا اسکوئر آ جائے گا. اس کے اوپر میں نے یہ فارمولا اپلائی کر دیا یہاں پر, اور اس میں سے -3 کامن آتا ہے. جب -3 کامن لیں گے تو یہ آ جائے گا x1 مائنس x2 برابر ہے
0 के, यानी इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया और इसको -3 कॉमन ले लिया। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है तो कॉमन आ जाएगा x माइनस x1 और इधर आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर। जब ये चीज कॉमन आएगी ये और ये हमारे पास, तो ये हमारे पास इधर ये वाली टर्म बचेगी और इधर क्या बचेगा, जस्ट -3 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के बराबर रखना है, इसको भी 0 के बराबर रखना है। तो जब आइदर इसको 0 के बराबर रखेंगे हम x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो इससे मुराद क्या हो गया, x1 बराबर x2। ये हिस्सा तो हमें बताता है कि इंजेक्टिव है, लेकिन यहां पर दो फैक्टर्स है हमारे पास। इस फैक्टर को सोल्व करके पता चला वो इंजेक्टिव है, लेकिन इसको भी चेक करना है, यही चीज बनानी है हमने। और x1 प्लस x1 का स्क्वायर x1 इंटू x2 का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो x1 और x2 की वैल्यू इक्वल नहीं आती हमारे पास। तो दिस इंप्लाइज ये कंप्लेक्स रूट्स मिलेंगे हमें यहां से, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ये कंडीशन तो बताती है कि 1 है, इंजेक्टिव है, लेकिन ये हमें सेटिस्फाइड नहीं करता दूसरा वाला फैक्टर, क्योंकि दोनों फैक्टर सेटिस्फाइड करने चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये तो इक्वल नहीं आ सकते, जब इसको सॉल्व करेंगे हम कंप्लेक्स रूट्स हमें मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सो इट इज नॉट इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव नहीं है। उसकी रीजन, अब एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। काउंटर एग्जांपल, वो तो रिजल्ट हमारा सेटिस्फाइड नहीं करता इस फैक्टर की वजह से। काउंटर एग्जांपल ले लेते, फिर आपके लिए चीजों को और आसानी हो जाएगी समझने के लिए। काउंटर एग्जांपल एक और होता है, अगर इनपुट इक्वल ना हो तो हम साबित कर दें कि उसकी आउटपुट भी सेम ना हो, तो वो भी 1 होता है। 1 के लिए दो कंडीशंस होती हैं साबित करने के लिए। इक्वल आउटपुट रख के साबित करें कि इनपुट सेम आनी चाहिए। इनपुट सेम नहीं रख के हमने साबित करना पड़ता उसकी आउटपुट सेम नहीं होती। यह भी एक तरीकाकार होता है 1 बनाने के लिए, 1 चेक करने के लिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाए। उल्टा काम है, इसमें यह रख के यह साबित करना पड़ता है, इसमें यह लेकर हमें यह साबित करना पड़ता है। तो काउंटर एग्जांपल हम यहीं से सेटिस्फाइड करवाएंगे। अब देखिए x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दो नंबर ले लेते हैं, वो इसी के रूट्स मिलते हैं, आगे जाके चेक भी करेंगे। x1 में ले लेता हूं √3 और x2 ले लेता हूं -√3। ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। अगर नीचे आंसर भी नॉट इक्वल आ गया तो वो 1 हो जाता है। ये काउंटर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। चले बेटा, ये वैल्यू 1 बाय 1 फंक्शन के अंदर पुट करके चेक करते हैं। अगर नॉट इक्वल आई तो वो 1 होगा, अगर सेम आ गई तो 1 नहीं होगा, ठीक है। तो इस नंबर को मैं इस फंक्शन के अंदर पुट कर रहा हूं x1 की जगह, यानी x की जगह, तो यह आ जाएगा g ऑफ x1, यानी जहां पर ये लिखा होगा इसकी जगह पुट करेंगे क्यूब √3 का क्यूब -3x, x से मुराद x1 ही है यहां पर, तो यह आ जाएगा √3। जब इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से 3 √3 -3 √3, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। g ऑफ x1 की वैल्यू तो आ गई। अब चेक करते हैं g ऑफ x2 की वैल्यू। g ऑफ x2, ये x2 की वैल्यू मैंने क्या फर्ज की, अपनी तरफ से -√3 भी इसी में पुट करें आप दोबारा, -√3 का क्यूब -3 इंटू √3 माइनस, ये ही पुट करें जहां पर x लिखा हुआ है। जब इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये भी और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो g ऑफ x1 की वैल्यू भी 0 आ गई, g ऑफ x2 की वैल्यू भी 0 आ गई। तो दिस इंप्लाइज दैट g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x2। तो हमने तो साबित करना है कि नॉट इक्वल आना चाहिए 1 के लिए, लेकिन ये दोनों क्या आ रहे हैं, आउटपुट सेम आ रही है हमारे पास। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग के अंदर, अगर इनपुट सेम नहीं है तो हमें साबित करना पड़ता है 1 के लिए कि हमारी आउटपुट भी सेम नहीं आनी चाहिए, लेकिन आउटपुट क्या आ चुकी हैं, ये वाली
और ये वाली सेम आ चुकी है, तो ये 1 1 नहीं होगा, ये इसकी काउंटर एग्जांपल हो जाएगी। ठीक है, दिस शोज G इज नॉट 1 1। ठीक है, स्पेस कम है, इसको लिख लीजिएगा जरा, ये चीज आ जाएगी, दिस शोज इज नॉट 1 1। ऑल्टरनेटिव मेथड वो आसान है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, काउंटर एग्जांपल भी देनी पड़ती है, लेकिन वो ग्राफिकल मेथड आपके लिए आसान रहेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बड़ा आसान सा तरीकाकार है। अगर हमें चेक करना हो किसी भी फंक्शन को कि वो 1 1 है या नहीं, तो ग्राफ बनाएं, लाइन ड्रॉ करें, आपको बड़ी आसानी के साथ पता चल जाएगा। तो जब भी लाइन ड्रॉ करनी है तो जी ऑफ एक्स को 0 के बराबर रखना है। तो ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब 3x इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके वो पॉइंट्स बताने जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 के रखेंगे, एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यह आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, यानी 3 नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। देयरफॉर क्या क्या नंबर आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3, नेगेटिव 0 स्क्वायर रूट 3। तरतीब लगा लें ताकि हमारे लिए ग्राफ को ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाए। यानी ये एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, जब एक्स इंटरसेप्ट आ जाए तो ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि हमने ये चैप्टर में ग्राफ भी ड्रॉ करने अगली एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो माइनस स्क्वायर रूट 3 की जो वैल्यू होती है कैलकुलेटर से अगर आप चेक करें तो माइनस 1.73 समथिंग, यानी ये अगर 1 है, ये 2 है, तो यहां पर ये पॉइंट होगा, ये वाला माइनस वाला। एक पॉइंट तो ये आ गया, दूसरा पॉइंट क्या है, 0, दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मार्क कर लीजिएगा। और एक पॉजिटिव होगा, तो वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू जो होगी वो यहां पर कहीं पर होगी एक्स एक्सिस पर, अगर ये 1 है और ये 2 है। ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास एक्स एक्सिस पर। अब इनको मिलाना है, हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को कर्व की शक्ल में मिलाना होता है। देखिएगा जरा, ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे और ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये माइनस अंडर रूट 3 था, ये 0 था, और ये स्क्वायर रूट 3। इन तीनों नंबर्स को मिलाएं और मूव करवा दें, ये तकरीबन ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, रफली सा ग्राफ ड्रॉ कर ले, फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब देखिए जरा, हम चेक करते हैं बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस के लोग ऐसी होती है, आपने ड्रॉ करनी है, अपनी मर्जी से नहीं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर करें जहां पर कर्व के मैक्सिमम पॉइंट इंटरसेक्ट करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के करीब। तो ये कर्व का बिहेवियर, अगर मैं इसको इंटरसेक्ट करवाऊं, देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, और इस पॉइंट पे मीट कर रही है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट्स पर मीट करे, कट करे उस कर्व को, तो वो 1 1 नहीं होता। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर ऐसा, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये एक्स क्यूब का है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक पॉइंट पे मीट करता है, चाहे नीचे करे चाहे ऊपर करें, एक पॉइंट पे मीट करता है ना, तो ये 1 1 है एक्स क्यूब। लेकिन एक्स क्यूब माइनस 3x ये 1 1 नहीं है, बाय ग्राफिकली भी मैंने आपको बता दिया। बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आंसर लिखेंगे बाय हॉरिजॉन्टल चले जी, लास्ट में ये लाइन लिख लेनी है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक से ज्यादा पॉइंट पे उस कर्व को कट कर रही है। बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट द लाइन कट्स द कर्व मोर देन 1 पॉइंट, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। तो ये ग्राफिकल मेथड भी होता है, बड़ा आसान होता है, ये भी आपको आना चाहिए। पिछले भी सवाल किए, आप उसको भी इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में रह गया हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये वाला फंक्शन चेक करना है। मैंने आपको 2 मेथड से करवा दिया ये सवाल, यानी मैंने एक आपको सिंपल जो हम पढ़ते चले आ रहे उस मेथड से, दूसरा ग्राफिकली भी आपको बता दिया कि ये 1 1 नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ऑन टू यानी सर्जेक्टिव की तरफ। ऑन टू कैसे चेक करना है हमने फंक्शन को, ये आपको मालूम है कि अगर डोमेन और को डोमेन सेम हो जाए तो वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है। तो ये डोमेन हमारे पास ये वाला आर सेट ऑफ रियल नंबर, को डोमेन भी मेरे पास क्या है,
सेट ऑफ रियल नंबर्स है कोड में। ठीक है, अब यहां पर जैसे पिछले सवालों के अंदर हम सोल्व करते आते थे, इसको लेट कर लेते y के इक्वल जी जो भी फंक्शन होता था और इसको सॉल्व करते थे, वहां से हम x की वैल्यू निकालते थे। लेकिन यहां से x को एलिमिनेट करना आसान नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फिर इसको कैसे सॉल्व करें? हमने डोमेन और रेंज पढ़ ली है, इसकी जो रेंज जो होगी उसी से हमें अंदाजा हो जाएगा कि ऑन टू है या नहीं। इसकी जो रेंज होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगी। ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, कहीं पे ग्राफ टूट रहे हैं, कहीं पे ब्रेक तो नहीं ना आ रहा, पॉइंट पुट करते चले जाएं, ग्राफ बनता चला जाएगा, बड़े से बड़ा होता चला जाएगा। मैंने आपको क्या तरीकाकार बताया था रेंज फाइंड आउट करने का? वैल्यूज पुट करते जाओ, आउटपुट हमें मिलती चली जाएंगी। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पर हमारा आंसर ना आता हो, सारे नंबर पुट करते जाओ, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, तो हमें आउटपुट्स मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी वो मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होती है। ठीक है, और स्टार्टिंग में मैंने बताया कोड मेन क्या हमारे पास r है, तो रेंज भी क्या है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वो भी हमारे पास r के बराबर है। ठीक है, अगर r के बराबर है, हेंस सो रेंज इज इक्वल टू कोड मेन। ठीक है, रेंज किसके बराबर है? इस सवाल के अंदर फंक्शन की दोनों सेम है। अगर सेम है, हेंस g ऑफ x इज ऑन टू। बस ये लाइन लिखें तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने लेंथी वे करवा दिए, लेकिन कुछ चीजें पॉइंट्स बताना इंपॉर्टेंट था, इसमें काफी चीजें कवर करनी थी हमने, कुछ डेफिनेशंस को, कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट्स को भी। ठीक है, तो यहां पर हमारी पहली एक्सरसाइज फंक्शन से रिलेटेड कंप्लीट हो चुकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, क्योंकि हम 9th क्लास की जो नई बुक आई है ना, उसके अंदर ग्राफ का चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो वहां पर मैंने काफी डिटेल के साथ ग्राफ भी बनाना सिखाए हैं बच्चों को। ठीक है, चले जी।